प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दिया है। 9 जून को शाम को 7:15 बजे के शुभ मुहूर्त पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम मोदी की शपथ लेंगे, यानी पीएम पद की शपथ ले लेंगे। उसके साथ ही उनके कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। लेकिन सवाल है कि उनके इस बार के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की इंटरनल मीटिंग में बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। अब सहयोगी दलों के मंत्रियों के नाम को फाइनल करने पर माथापच्ची चल रही है। वो इसलिए क्योंकि इस बार एनडीए में बीजेपी की संख्या बहुमत से कम है। ऐसे में सरकार चलाने के लिए सहयोगियों की साधना भी जरूरी होगी, यानी उनका साथ जरूरी रहेगा। कहा तो यह जा रहा है कि मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में एनडीए में शामिल सभी दलों को जगह देने की तैयारी है। कहा यह भी जा रहा है कि छोटे दलों को एक एक मंत्री पद मिल सकता है, जबकि जो बड़े दल हैं उन्हें एक से ज्यादा मंत्री पद मिल सकता है। तो बड़े दलों के खाते में ज्यादा होंगी। जेडीएस एनसीपी को बताया जा रहा है कि एक एक मंत्री मिल सकते हैं। शिवसेना को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। वहीं छोटे दलों को एक एक मंत्री पद मिल सकता है। इसमें कैबिनेट मंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी सवालिया निशान है। बड़े दलों को एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री मिलने के फॉर्मूले पर फिलहाल बातचीत चल रही है। और बड़े पार्टियां आप जानते हैं कौन से हैं, जेडीयू और टीडीपी। उसी तरह से जेडीएस और एनसीपी को भी बताया जा रहा है कि इन्हें भी एक एक मंत्री पद मिल सकता है। और शिवसेना को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। इनके 7 सांसद जीत कर आए हैं शिंदे गुट से, और इसीलिए माना जा रहा है कि शिवसेना को भी एक यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा। छोटे दलों की अगर बात की जाती है तो उसमें 2 से 3 बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री मिलने की संभावना है। इस मीटिंग में नड्डा, इनके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। और इन मीटिंग्स में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और साथ ही एचडी कुमारस्वामी शामिल हुए। यानी कि एनडीए के तमाम जो घटक दल थे सभी की बातचीत हुई है जेपी नड्डा के घर में। और मंत्रिमंडल को लेकर कौन से चेहरे होंगे, उनके कौन से नुमाइंदे होंगे जो मंत्री पद लेंगे, इसी को लेकर चर्चा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी 2014 में उन्होंने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लिया। फुल मेजॉरिटी थी। इस दौरान बीजेपी के पास खुद के नंबर्स थे। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीता और मंत्री पद की शपथ ली। अब 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अपने पद की शपथ लेने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बार उनके साथ एनडीए दलों के यानी कि सहयोगी दल भी शामिल होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम वो लोग हैं जो मोदी 3.0 का गठन करके साथियों के साथ मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही साथ राजनाथ सिंह। वहीं बात करते हैं कि एनडीए दलों में किस किस की जगह मिल सकती है, उसमें बड़े चेहरे कौन से हैं। इसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी यानी कि 240 सांसद है बीजेपी के पास। जेडीयू, नीतीश कुमार जिसके नेता है, 12 सांसद हैं। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है। चिराग पासवान 5 सांसद वाले नेता हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी जिन्हें 2 सांसद मिले हैं, 2 इनके जो कैंडिडेट से जीते हैं। एचडी कुमारस्वामी के भी 2 सांसद हैं। अजित पवार के गुट से 1 सांसद बना है। और उसी तरह से एकनाथ शिंदे गुट के 7 सांसद जीत कर आए हैं। तो ये वो चेहरे हैं, तमाम बड़े नेता हैं जिनके एक एक चेहरे को या हो सकते 1 से ज्यादा चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। अब बात करते हैं कि एनडीए में मोदी के दमदार साथी कौन से हैं। 2 दमदार साथी हैं। एक है नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं, इसलिए एक दबदबा रहेगा इनका। और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू जिनके 16 सांसद हैं। तो ये 2 मुख्य ऐसे स्तंभ हैं जो इस पूरे गठबंधन के अंदर आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस करेंगे। और कोशिश होगी प्रधानमंत्री मोदी की कि इनको बैलेंस किया जाए और उसी लिहाज से इनके नंबर्स के हिसाब से इनको मंत्री पद भी दिया जाए। इसी को लेकर तमाम मंथन हो रहा है। मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि पीएम मोदी के फैसले को लेकर कोई भी कयास लगाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल के मोदी के कार्यकाल को देखा जाए तो एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस सामने आ चुके हैं। कल भी उन्होंने साफ किया था कि मंत्री और मंत्रालय को लेकर जो नाम चल रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, उनको कोई ना सुने, ना उस पर ध्यान दे, क्योंकि वो अफवाह है, उस पर भरोसा ना करे। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये वो अहम चेहरे हैं जिनके शामिल होने या फिर उनके नुमाइंदे शामिल होने की इस वक्त बातचीत चल रही है। और जेपी नड्डा से जो तमाम नेता मिल रहे हैं उनके भी हम आपको चेहरे दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब
मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं। अब दिल्ली से लखनऊ और मुंबई तक आज की सियासी हलचल की एक एक खबर बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। जेडीयू के अंदर खाने की खबर के साथ नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीडीपी खेमे की खबरों के साथ टी राघवन, लखनऊ में योगी की मीटिंग की हलचल को लेकर रुचि कुमार हमारे साथ होंगी, मुंबई में बीजेपी और शिंदे की मीटिंग के अपडेट पर सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ मंत्रालयों को लेकर नीतीश कुमार की लंबी मीटिंग चली है। जाहिर सी बात है कि नीतीश से मंत्रियों को लेकर उनकी राय मांगी गई है और नीतीश ने अपनी पार्टी के नेताओं के नाम भी सुझाए होंगे। सुझाए गए नामों के पीछे उन्होंने कारण भी बताए होंगे। हालांकि अंदर खाने किन नामों पर चर्चा हुई है यह बाहर नहीं आया, लेकिन कुछ नामों पर तो कयास लगाए जा रहे हैं। अब जो नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ललन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी है, मुंगेर से सांसद हैं। संजय झा ये एक ऐसा नाम है जो बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश के काफी करीबी हैं। तो सीधा नीतीश कुमार के आखिरकार जहन में क्या है, वो कौन से नाम है, यह जानने के लिए सीधी हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र के पास चलते हैं। कुछ नाम हमने बताए हैं नीतीश, इनमें से क्या लग रहा है, कौन से प्रोबेबल हो सकते हैं? हालांकि कयास लगाना कई बार हम कह सकते हैं कि खाली हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइज देते हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बातें रखी है उसके बाद ये और भी खतरे से भरा हुआ है और यही वजह है कि अब कोई मंत्री इस बारे में जो संभावित नाम है वो इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है हम कयासी लगा सकते हैं। और देखिए जो कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सहयोगी दल के नेताओं की जो केमिस्ट्री दिखी है, खासतौर से नीतीश कुमार के साथ आपने देखिए जिस तरह का संबंध दिखा, जिस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही, उसके बाद इतना तो तय है कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं कोई दबाव जैसी बात नहीं है, पूरा समर्थन है नीतीश कुमार की तरफ से। और निश्चित रूप से इसलिए नरेंद्र मोदी इस बात को तय करेंगे कि कौन मंत्री होगा। लेकिन जेडीयू की यदि हम बात करें तो ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि कास्ट इक्वेशन के ख्याल से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से हैं। और पिछली बार चूंकि आरसीपी सिंह को जगह मिली थी वो नाराज हो गए थे, फिर चूंकि बीजेपी से गिरिराज सिंह को जगह मिल रही थी तो कहा गया कि फिर भूमिहार को इधर कैसे जगह मिलेगी। तो ये सारी वजह थी और इसी का नतीजा था कि ललन सिंह नाराज बताए जा रहे थे और इतने नाराज हुए कि नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ ले जाने में कहा जाता है कि ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। तो ऐसे में एक बार फिर कहीं ललन सिंह नाराज न हो तो शायद एक वजह यह भी होगी कि उनको साथ रखा जाए। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ी जाति से जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, विधानसभा चुनाव करीब है, अति पिछड़ी जाति 36% है बिहार में। तो आप समझ सकते हैं कि आपका ये कहना है कि जो कास्ट इक्वेशन एक अहम मुद्दा रहेगा जब मंत्रियों का भी चुनाव किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में सबके जगह देने की तैयारी तो चल रही है, लेकिन जिसे लेकर सहयोगियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल लगातार लंबी मीटिंग की और इस कब में देर रात चंद्रबाबू नायडू की जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह और राजनाथ सिंह के मौजूदगी में लंबी मीटिंग हुई है और जेपी नड्डा के घर हुई मीटिंग में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई, साथ ही नई सरकार के रूपरेखा पर भी बातचीत हुई है। और दूसरी ओर इंडी गठबंधन लगातार दावे कर रहा है कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं है और जिसे बीजेपी खत्म करना चाहती है। हालांकि इंडी गठबंधन को जवाब दिया बीजेपी के नेता के लक्ष्मण और टीडीपी सांसद कृष्ण देवरालियू ने। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है इंडी गठबंधन की ओर से कि ये जो गठबंधन एनडीए का उसमें कहीं दरार पड़ जाए और मुस्लिम आरक्षण को यहां पर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो टीडीपी है उसने कहा है कि जो ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है उसको वो कंटिन्यू रखेंगे, उसको
देते रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी साफ कर चुकी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना उसके खिलाफ है। अब टीडीपी कैंप से 4 सांसदों के नाम सामने आए हैं। टीडीपी 4 सांसदों को मंत्री बनाना चाहती है। राम मोहन नायडू, इसके अलावा जीएम हरीश का नाम सामने आया है। टी कृष्ण प्रसाद, प्रभाकर रेड्डी को भी मिल सकती है जगह, बताया जा रहा है। राम मोहन नायडू चंद्रबाबू के काफी करीबी माने जा रहे, तो इनको नाम को लेकर ज्यादा गहमागहमी है। और इसके अलावा जीएम हरीश ने 3 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की है। बहरहाल हम बात करते हैं हमारे संवाददाता टी राघवन से। राघवन, कुछ नामों को लेकर हमने सामने बात छेड़ी है कि टीडीपी की ओर से ये मंत्री बन सकते हैं। पहली चीज है कि कौन कौन से नाम आपके पास और आए होंगे वो बताइए, और साथ ही क्या मंत्री जो बनेंगे और मंत्रालय कौन से होंगे इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल चर्चा हो रही है और कुछ देर का ब्रेक लगा ऐसा कह सकते हैं। अमित, मैं अभी मौजूद हूँ 50 अशोका रोड, चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर हैं। कुछ मिनट पहले उन्होंने, जो ईटीवी के संस्थापक हैं रामोजी राव, उनका आज निधन हो गया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ से कुछ देर में वो हैदराबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ पर उनके अंतिम दर्शन वो करेंगे। जहाँ तक मंत्रिमंडल की चर्चा है, आपने बताया, देखिए राम मोहन नायडू का नाम सबसे आगे चलने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो मोदी के जो क्राइटेरियाज होते हैं अपनी मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए, उसमें वो सब में टिक करते हैं। 27 साल की उम्र में 2014 में सबसे यंगेस्ट एमपी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता, लगातार 3 बार एमपी रहे हैं। एरन नायडू जो चंद्रबाबू नायडू के काफ़ी करीबी रहे थे, बड़े नेता थे टीडीपी के, उनके बेटे हैं। तो ऐसे में ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो उसको टिक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कैबिनेट मंत्री के तौर पर राम मोहन नायडू का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा जो बाले योगी के बेटे हैं जीएम हरीश, फॉर्मर स्पीकर टीडीपी में रहे हैं, बाले योगी आपको याद होगा, उनके बेटे हैं, दलित चेहरा है। उसके अलावा टी कृष्ण प्रसाद ब्यूरोक्रेट है, रिटायर आईपीएस रहे थे। और चंद्रबाबू नायडू के लिए वो इतने ज़्यादा करीबी हैं, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हाईटेक सिटी का जो डिजाइन हुआ था हैदराबाद में, उसमें वो प्रमुख तौर पर काम कर रहे थे, उस टीम को वो लीड कर रहे थे, इसलिए कृष्ण प्रसाद का नाम आगे चल रहा है। एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, वेमी रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी। ये नेल्लोर से इन्होंने एमपी पोस्ट जीता, वाईएसआरसीपी के राज्यसभा के एमपी थे, लास्ट मोमेंट में टिकट कटा। पीएस विजय साई रेड्डी जो वाईएसआरसीपी के बड़े नेता थे, उनको इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से हराया और नेल्लोर मंडल के सारे एमएलएस को इन्होंने जिताकर चंद्रबाबू नायडू की झोली में डाला, जिससे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर चंद्रबाबू नायडू को मिली। तो आपने कुछ नाम, हमने भी बताया, आपने भी कुछ नाम जोड़े हैं, लेकिन साथ तो ये भी बताया जा रहा है कि टीडीपी की कोशिश है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें से राज्य मंत्री का एक पद उनको बहरहाल मिल जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मोदी 3.0 के गठन को लेकर जहां दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ लखनऊ से मुंबई और कोलकाता तक भी अलग अलग दलों की मीटिंग्स हो रही है। लखनऊ में आज 2 बड़ी मीटिंग्स हो रही है। एक मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है, तो दूसरी मीटिंग अखिलेश यादव अपने नए सांसदों के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट की बैठक हो रही है। इनके अलावा आज दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की भी बैठक हो रही है। खास बात तो यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की जो बैठक है बंद कमरे में होती थी, लेकिन इस बार चुनाव नतीजों में पहले से बेहतर प्रदर्शन के बाद अशोक होटल में यह मीटिंग की जा रही है। अब बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां हलचल तेज रहेगी। आज लखनऊ में आज 2 बड़ी मीटिंग्स हो रही है। सीएम योगी लोक भवन में मीटिंग करेंगे, तो अखिलेश यादव अपने घर पर बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद आज सीएम योगी यूपी में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ यूपी में पार्टी की हार पर समीक्षा करने वाले हैं। लखनऊ के लोक भवन में यूपी कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा के साथ आने वाले दिनों के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर इस वक्त मंथन चल रहा है और आज लखनऊ में काफी हलचल तेज रहेगी, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही मंथन किया जाएगा कि किस वजह से आखिर पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा। और दूसरी तरफ जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनके साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जिस यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा था, उसी यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के खाते में कितने आए? 33 सीटें आई। अपना दल को 1 मिला और आरएलडी को 2 मिला, तो इस तरह से 36 टोटल एनडीए के खाते में आते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सबको चौंकाया, 37 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने भी जबरदस्त वापसी करते हुए 6 सीटों पर बाजी मारी और इस तरह से इंडिया अलायंस के 43 नंबर
नंबर पहुंच गए। अब आप देख सकते हैं कि साल दर साल किस तरह से चुनाव में बदलाव हुआ है। 2014 में एनडीए के खाते में 73 सीटें आई थी और केंद्र में मंत्री कितने बने थे? 12। उसी तरह से 2019 में 64 यहां पर सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में एनडीए ने और 14 मंत्री बने थे। और इस बार 2024 में 36 यहां पर सांसद जीते हैं। अब बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश को मंत्रियों के कोटे से कितने मंत्री मिलेंगे। रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां पर योगी आदित्यनाथ मंथन करेंगे, हार पर समीक्षा करेंगे, दूसरी ओर सबके जहन में यह बात रहेगी कि उत्तर प्रदेश को इतनी अहमियत दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। इस बार क्या लगता है, क्या जो कोटा 12-14 मंत्रियों का होता था वो बरकरार रहेगा या उसमें कमी आ सकती है? देखिए, यूपी का अगर आप महत्व देखेंगे, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीट्स हैं, विधानसभा के चुनाव जो यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जो बीजेपी का कोटा, जैसे जो पिछले 2 चुनाव से हमने देखा है 12-14, कुछ उसी तरह से रहेगा। मंत्रियों में बदलाव हो सकता है। अब कौन मंत्री बनेगा, बहुत तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस चले जाइए तो हर कोई ये कह रहा है कि ये मंत्री इस बार नहीं बनेगा, इसको मौका मिल जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश से बीजेपी कम नहीं करेगी, उतना प्रतिनिधित्व देगी, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत मायने रखता है। और ये तो बहुत सालों से कहा जाता है कि लखनऊ से रास्ता होकर दिल्ली जाता है। तो ऐसे में जो यूपी इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट है उसमें मंत्रियों की संख्या कम करेंगे, ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन साथ ही आज जो मंथन होने जा रहे हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा झटका जो लगा है बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ किस तरह के कदम उठा सकते हैं? क्या मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो सकता है या एडिशन हो सकता है? देखिए, अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, एडिशन हुआ है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान ये सब मंत्री बने थे। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मंत्रिमंडल में बहुत फेरबदल होगा। जहां तक आज की मीटिंग का सवाल है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए कैबिनेट मीटिंग पिछले करीब 2 महीने से नहीं हो पाई थी। तो आज ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मंत्रियों से आगे के जो उनसे आगे की योजनाएं मांगी जाएंगी कि आने वाले 6 महीने में वो क्या करेंगे, आगे का रोड मैप तैयार होगा। और साथ में जिस तरह की हार हुई है उस पर जरूर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जाहिर सी बात है कि मंथन होना भी चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा झटका कैसे लगा। और साथ ही साथ आप समझिए कि 2027 में चुनाव होने जा रहे विधानसभा के, तो उससे पहले की भी तैयारियां आज ही शायद हो सकती है, उसको लेकर थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए। बहरहाल, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद आज मुंबई में दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक है, जिसमें लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा होगी। साथ ही विधान परिषद चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी। इस बैठक में सभी विधायकों को भी बुलाया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उन्हें दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात में भी अपने इस्तीफे की बात की, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उन्हें अभी पद पर रहने के लिए कहा है। उधर सीएम एकनाथ शिंदे भी आज अपनी पार्टी शिवसेना के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार आज दोनों ही जो खेमे हैं उसमें चर्चा में क्या बातें निकलकर सामने आती। हमारे साथ सचिन चौधरी जुड़ गए हैं। सचिन, आज का दिन काफी अहम रहेगा, दोनों ही तरफ बातचीत होने जा रही है, क्योंकि एक बड़ा झटका तो है। क्योंकि आप सोचिए कि टारगेट था करीब 40 पार जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। कल मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। शाम को जो है उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जहां तक मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एनसीपी के एक ही सांसद जो है वो चुनकर आए हैं, सुनील तटकरे रायगढ़ से, और उनको एक मंत्री पद जो है एनसीपी कोटे को दिया जा सकता है। और उसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अनुभवी भी है और ईडी ने उनकी जो एक प्रॉपर्टी अटैच की थी 6 प्रॉपर्टीज, उसको भी कल रिलीज कर दिया है। तो एक संकेत ही माना जा रहा है। दूसरी बात कि शिंदे शिवसेना के 7 सांसद चुनकर आए हैं और उनमें से उनको एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है, जिसमें प्रताप राव जाधव बुलढाना से आते हैं, मराठा है और विदर्भ की बॉर्डर पर उनका चुनाव क्षेत्र पड़ता है। तो ऐसे में वो सीनियर भी है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। श्रीरंग बार ने ये जो रायगढ़ और पश्चिम महाराष्ट्र के इलाका है, मावल चुनाव क्षेत्र, वहां से तीसरी बार चुनाव जीते हैं
उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो एक कैबिनेट और राज्य मंत्री का एक पद मिल सकता है। और संदीपान भुमरे जो कि मराठवाड़ा से जीत कर आए हैं, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को उन्होंने हराया है, उनका भी नाम राज्य मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है। हालांकि कौन से 2 नाम सिलेक्ट होते हैं और फिलहाल सचिन, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या श्रीकांत शिंदे भी इस लिस्ट में है या फिर उसको दूर रखेंगे एकनाथ शिंदे अपने बेटे को? जी देखिए, परसों मुंबई में जो बैठक हुई थी दिल्ली निकलने से पहले शिवसेना के सांसदों की, उस बैठक में और कल मुख्यमंत्री के उपस्थिति में जो सांसदों की बैठक हुई थी उनके निवास पर दिल्ली में यहाँ पर, तो वहां पर भी सभी सांसदों ने ये कहा था कि श्रीकांत शिंदे जो कि युवा है और उनको मंत्री पद का मौका दिया जाए, उनको मंत्री बनाया जाए। लेकिन श्रीकांत शिंदे ने खुद ये कहा कि मेरे से सीनियर पार्टी में कुछ सांसद हैं और उनका ये हक बनता है, इसलिए उनको पहले मंत्री बनाया जाए, उनको मंत्री पद की कोई लालसा नहीं। तो श्रीकांत शिंदे ने मंत्री पद जो है वो इच्छा अपनी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा है कि भले आप लोगों की मांग है कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी में जो सीनियर नेता है उनको कहीं नाराज नहीं करना चाहिए और उनका हक बनता है, इसलिए उनको मंत्री बनाना चाहिए। तो श्रीकांत शिंदे ने मंत्री पद लेने से नाराज कर दिया है, ये मेरी पक्की खबर है, आपको बता दूं। अच्छा सचिन, एक और चीज, क्योंकि इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके मद्देनजर भी कितना अहम हो जाता है इन चुनाव का रिजल्ट और साथ ही साथ जो आगे बैठक होंगी। जी बिल्कुल, उसी को लेकर जो है कल भी बैठक में मंथन हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री के साथ जेपी नड्डा की बैठक हो या फिर अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हो या देवेंद्र फडणवीस की हो या शिंदे की हो या अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, सभी लोगों की बैठकें हुई है। तो इसमें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के साथ साथ महाराष्ट्र में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है 4 महीने के बाद, उसको लेकर अभी तैयारी हुई। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र का अगर नेतृत्व करना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। अमित शाह ने उन्हें कहा है कि आप बने रहिए, कोई पद की इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रिपोर्ट भी दी है कि किस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव में जाना है। जाहिर सी बात है, पार्टी की ओर से कहा गया देवेंद्र फडणवीस फिलहाल अपने पद पर बने रहे हैं। साथ ही साथ जब वो नागपुर गए थे, उनके साथ जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी मुलाकात की थी, इस दौरान भी उनकी चर्चा हुई है।